हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। अभी तक आपके 4 एग्जाम हो गए हैं और केवल केमिस्ट्री का एग्जाम ही आपके बाकी रहा है। 4 एग्जाम आपके अच्छे से गए होंगे और मेरा ये प्रयास रहेगा कि केमिस्ट्री का जो पेपर है इसमें अंकों में बिल्कुल भी कसर नहीं रहे। आप केमिस्ट्री में अच्छे अंक लाएं, इसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग प्रकार के वीडियोज डालता रहा हूं और डालता जाऊंगा। अब देखो, आपको पता है कि मेरे चैनल पर आपको हर एक चैप्टर के, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर वाइज हो, इन सभी के वीडियोज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। यदि अभी तक आपको नहीं मिले हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाकर जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले लोगों पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। मल्टीपल चॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी। और नेम रिएक्शन की मैं बात करूं तो हर एक चैप्टर की अलग से मैंने नेम रिएक्शन बना रखी है और सभी नेम रिएक्शन का एक सिंगल वीडियो भी बना रखा है। ये सारे वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर से इस बार निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो निबंधात्मक प्रश्न आएगा आपके रासायनिक बलगतिकी से, एक आएगा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से। रासायनिक बलगतिकी वाले जो निबंधात्मक प्रश्न है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करने वाला हूं। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की, पैरेलल चलेगा, और उसके बाद हम आएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। देखो, सबसे पहले यदि मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण की, थोड़ा थोड़ा मैं सबके बारे में आपको आइडिया दूंगा ताकि कुछ छूटे नहीं। एल्डिहाइड कीटोन के नामकरण की अगर हम बात करें तो देखो, जो एल्डिहाइड है इसका यदि हम आईयूपीएसी नाम लिखें तो मुख्य कार्बन श्रृंखला, जैसे मान लो आपके एल्केन है तो उसके बाद एल्डिहाइड के लिए लगेगा एल। आपके साथ में जब आप पढ़ोगे तो आपके लिए हो जाएगा एल्केनेल। हिंदी में लिखना चाहो तो ये हो जाएगा एल्केनेल। अब इसमें भी मैं स्पेशल केस बता देता हूं आपको। मान लो जो कीटो एल्डिहाइड है वो मान लो एक से अधिक जुड़े हुए हो तो आप क्या करोगे। जैसे इसमें एक एल्डिहाइड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 होते तो दोनों को आप मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट कर लेते। अब क्योंकि 3 है तो किसी एक को छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करो, तीनों को छोड़ दो। मुख्य कार्बन श्रृंखला का आप अंकन भी ऐसे करेंगे, इनको शामिल नहीं करना है तो प्रोपेन हो जाएगा 3 कार्बन के लिए, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। और एल्डिहाइड अपने पास है 3, एक है 1 पर जुड़ा हुआ, एक 2 पर जुड़ा हुआ, एक 3 पर जुड़ा हुआ, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, 3 है तो ट्राई, और फिर लग जाएगा कार्ब एल्डिहाइड। इसके अलावा यदि एल्डिहाइड आपके किसी चक्रीय वलय में जुड़ा हुआ है, जैसे साइक्लोहेक्सेन है, इस पर अगर एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है तो भी आपके एल्डिहाइड के लिए कार्ब एल्डिहाइड ही लगेगा। कीटोन की मैं बात करूं तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल है एसीटोन, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कीटोन के लिए अनुलग्न जो लगता है एल्केन के बाद वो लगता है ऑन, एल्केनोन हो जाएगा। जैसे ये एसीटोन है, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कीटोन जुड़ा हुआ है 2 पर तो प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेन ऑन। अब बुक में कुछ स्पेशल केसेस भी दे रखे हैं। यदि बेंजीन वलय से COCH3 जुड़ा हुआ है तो एसीटोफिनोन हो जाएगा। यदि बेंजीन वलय जो 2 हैं वो आपस में कीटोन ग्रुप से जुड़ी हुई हो कुछ ऐसे, तो ये हो जाएगा बेंजोफिनोन। तो ये आईयूपीएसी नाम की बात है। निर्माण की विधियों में अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम एल्कोहल से बना सकते हैं। एल्कोहल में प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। इसके अलावा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल को यदि हम कॉपर धातु की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करें तो 1 डिग्री एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड,
और 2 डिग्री अल्कोहल के हाइड्रोजनीकरण से कीटोन बन जाएगा। कुछ स्पेशल जो यहाँ पर केसेज हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। जैसे एक अभिक्रिया है स्टीफेन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब ये स्टीफेन अभिक्रिया क्या है, इसमें हम लेते हैं एल्किल नाइट्राइल आरसीएन। तो एल्किल नाइट्राइल की अभिक्रिया हम करवाते हैं टिन क्लोराइड और साथ में लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस समय क्या मिलेगा, एल्डिहाइड अभिक्रिया कहलाएगी स्टीफेन। एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर सी एच ट्रिपल का डबल NH। हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करेंगे तो बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, यहां जुड़ जाएगा ऑक्सीजन और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। अब यदि हम एल्किल नाइट्राइल में टिन क्लोराइड के अलावा और प्रोसेस से एल्डिहाइड बनाना चाहें तो हम यहां अपचायक के रूप में टर्सरी ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें और ये केवल कीटोन निर्माण की विधि है। और यदि कीटोन निर्माण की विधियों की बात करूं तो रोजेनमुंड अपचयन, रोजेनमुंड अपचयन में हम लेते हैं एल्किल क्लोराइड। अब ये एल्किल क्लोराइड भी हो सकता है या एरिल क्लोराइड भी हो सकता है। यहां एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी ले सकते हैं, एरोमेटिक भी ले सकते हैं। इसका हम अपचयन करवाते हैं एसिल क्लोराइड का। उत्प्रेरक लेते हैं पैलेडियम और साथ में लेते हैं BaSO4। ये BaSO4 यहाँ उत्प्रेरक विष का कार्य करता है जो एल्डिहाइड को आगे एल्कोहल में अपचयित होने से रोकता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये हो जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन गया और पीछे H और Cl मिलकर बना लेंगे HC। फिर निर्माण की और विधियों में यदि हम कीटोन के निर्माण की विधियों की बात करें तो वहां एक अभिक्रिया है जिसका नाम है, देखो इटाड अभिक्रिया। एल्डिहाइड बनाएंगे कीटोन, अभी पता चल जाएगा। देखो इटाड अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने ले लिया टोलुइन। टोलुइन की अभिक्रिया हम करवाते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है। ये यहां पर जुड़कर मध्यवर्ती यौगोत्पाद बनाएगा, ये हो जाएगा CHOCrOHCl हो जाएंगे 2। आगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ये अपने बन जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। बेंजीन से जुड़ा हुआ है एल्डिहाइड तो नाम हो जाएगा बेंज एल्डिहाइड। इसके अलावा एक अभिक्रिया और है गाटरमान कोक। अब आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इस चैप्टर से, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न आ रहा है 4 नंबर का, तो नेम रिएक्शन तो आपको छोड़नी नहीं है, सारी नेम रिएक्शन पी जानी है। इसीलिए आप मेरा सभी नेम रिएक्शन का 1 शॉट वाला वीडियो देख सकते हैं या एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेम रिएक्शन वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। गाटरमान कोक अभिक्रिया में हम लेते हैं बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से, और उत्प्रेरक के रूप में हम काम में लेते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर बेंजीन से आके जुड़ जाएगा एल्डिहाइड, बन जाएगा बेंज एल्डिहाइड। ये कुछ निर्माण की विधियों की बात है। भौतिक गुणों पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। आप ये ध्यान रखें कि एल्डिहाइड के क्वथनांक और गलनांक कीटोन की तुलना में कम होते हैं, क्योंकि कीटोन में 2 एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, इसीलिए उसमें द्विध्रुव आकर्षण बल एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है। आते हैं रिएक्शन पर, और रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये देते हैं वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब यहां सवाल ये बनता है कि एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्यों देते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बोनिल समूह होता है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध की विद्युत ऋणता में अंतर के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन पर आंशिक ऋणावेश और ऑक्सीजन पर कार्बन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आता है। इसीलिए नाभिक स्नेही धनावेशित कार्बन पर आक्रमण करके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देने के पीछे कारण हो गया कार्बन ऑक्सीजन बंध की ध्रुवणता। अब
एल्डिहाइड और अगर कीटोन की तुलना करें तो एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ज्यादा देते हैं। अब देखो यहां पर दो फैक्टर हैं, यदि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, यानी कौन से समूह प्लस आई वाले, तो नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो घटेगी। अभी बात करेंगे क्यों घटेगी। और यदि इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह इससे जुड़े हुए हैं, यानी माइनस आई वाले, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता बढ़ेगी। देखो यहां पर क्या है दिक्कत, मान लो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर यहां इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जुड़ा है, तो ये क्या करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन का जो आंशिक धनावेश है इसमें क्या आएगी, कमी। कमी क्यों आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पर ऋणावेश आना चाहिए, यानी धनावेश में कमी हो रही है। और धनावेश में जितनी ज्यादा कमी होगी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता उतनी ही घटेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन पर जितना प्लस है आएगा, यदि धनावेश में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की उतनी ही ज्यादा कमी होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी आने वाला नाभिक स्नेही आसानी से कार्बन पर जुड़ जाएगा। देखो खाना खाने का मजा तब आता है जब भूख लगी हुई हो, जितनी ज्यादा भूख लगेगी खाना खाने का मजा उतना ही ज्यादा आएगा। भूख में ज्यादा भूख तो कुछ भी अच्छा लगता है, कच्चे चने भी खा जाए। तो यहां पर कार्बन की भूख कब बढ़ेगी, जब इस पर धनावेश हो। अब इलेक्ट्रॉन दाता ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो धनावेश में कमी आएगी, NAR के प्रति क्रियाशीलता घटेगी। और यदि यहां पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा है तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन पर तो प्लस आएगा, यानी धनावेश जो है इसमें होगी वृद्धि, और धनावेश में वृद्धि के कारण NAR के प्रति क्रियाशीलता बढ़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कार्बन पर धनावेश बढ़ेगा तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, धनावेश घटता है तो क्रियाशीलता घटेगी। अब एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में एक एल्किल समूह होता है, जबकि कीटोन में दो एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह का धनात्मक परिणीय प्रभाव होता है, तो कीटोन में दो एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन देते हैं, परिणाम स्वरूप कार्बोनिल समूह के कार्बन पर धनावेश में कमी आएगी। जबकि एल्डिहाइड में केवल एक एल्किल समूह ही है, तो यहां पर कार्बन पर धनावेश कीटोन की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि यहाँ एक ही देने वाला है, यहाँ दो देने वाला है। तो कीटोन में दो एल्किल समूह के धनात्मक परिणीय प्रभाव के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन के धनावेश में कमी आती है, क्रियाशीलता घटती है। अब देखो यदि हम एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया साइनोहाइड्रीन से करें, सॉरी हाइड्रोजन साइनाइड से, तो ये प्लस ये माइनस, माइनस प्लस, तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा प्लस का H और कार्बन से जुड़ जाएगा माइनस का Cn, ये बन जाएगा अपना साइनोहाइड्रीन। और साइनोहाइड्रीन का यदि हम पूर्ण जल अपघटन करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, आंशिक करें तो एमीन। और देखो यदि साइनाइड का हम अपचयन करेंगे तो ये बदल जाएगा प्राथमिक एमीन में, यदि इसका आंशिक जल अपघटन करें तो ये बना लेगा एमाइड, और यदि इसका पूर्ण जल अपघटन करें तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी प्रकार यदि हम कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 से करवाएं तो कार्बोनिल यौगिक सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया करके यौगोत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग किसी मिश्रण से एल्डिहाइड कीटोन को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर ये Na प्लस ये माइनस, तो क्या होगा, माइनस वाले से जुड़ जाएगा प्लस का Na और इस प्लस से जुड़ जाएगा SO3H। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम आएगा हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन जाएगा सोडियम की जगह, तो ये बना लेगा COH और यहां गया SO3Na। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड यौगोत्पाद, और ये श्वेत अवक्षेप के रूप में बनता है। मान लो मिश्रण में एल्डिहाइड कीटोन है तो हम उसमें सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं, जिससे एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगोत्पाद बना लेते हैं, और ये अवक्षेप के रूप में होता है तो इसको छानकर अलग कर लेते हैं। फिर इसका जल अपघटन अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अगर हम करें तो हमें पुनः एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त हो जाएगा, यानी मिश्रण से हम शुद्ध एल्डिहाइड और कीटोन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया यदि एमीन व्युत्पन्न के साथ की जाए तो विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं। तो देखो यहाँ कार्बोनिल समूह का कार्बन और यहाँ एमीन अमोनिया व्युत्पन्न, NH3 होता तो अमोनिया होता, और एक हाइड्रोजन हटा के वहां मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया जैसे G, तो क्या हो गया अमोनिया व्युत्पन्न। तो ये सीधी सी रिएक्शन है, जल का अणु बाहर निकलेगा, कार्बन और नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ आ जाएगा ग्रुप। अब मान लो देखो यदि G है
चलो मैं अलग अलग आपको बता देता हूं। जैसे कार्बन समूह का कार्बन है, इसकी अभिक्रिया हम कराएं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो यहाँ जी क्या है अपना, OH है, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सिम। थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर लेता हूं ताकि इसको कंटिन्यू हम कैरी कर लें। तो अमोनिया युग्मन के साथ रिएक्शन जो है एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, दोनों की इजी रिएक्शन है और इसमें किसी को दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आएगी। तो जैसे मान लो हम इसकी रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन में जी की जगह NH2 आ जाएगा, तो ये C डबल बॉन्ड N या NH2, ये बन जाएगा हाइड्रोजोन। और यदि हम इसकी अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ करें, तो फेनिल हाइड्रोजन में यहाँ बेंजीन रिंग आ जाएगी जी की जगह, तो सीधा सा है कार्बन डबल बॉन्ड N के साथ जोड़ दो आप बेंजीन वाले, हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजोन। इसी प्रकार 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बन जाएगा। इसमें यहाँ ये थोड़ा सा इसमें आप NH ऐड कर दे फेनिल हाइड्रोजन में NH। अब 2,4 NH यहाँ रहने दे आप, बेटर रहेगा। फेनिल हाइड्रोजन चलो यहाँ रहते हैं NH। अब 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन बनाना है तो ये देखो 2 पर NO2, 4 पर NO2, तो ये बना लेगा 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, फेनिल समूह। तो इस प्रकार अमोनिया युग्मन के साथ ये रिएक्शन करके विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। सेमी कार्बेजाइड अगर लेंगे तो सेमी कार्बेजोन बनाएगा। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन में नेक्स्ट कंसीडर कर रहे हैं अपचयन, इंपॉर्टेंट है। अपचयन में एक आ जाएगा क्लीमेंसन, एक आ जाएगा वुल्फ-किसनर। दोनों ही जो अपचयन है इनमें कार्बोनिल समूह जो है ये मेथिलीन समूह में बदलता है CH2 में, यानी एल्डिहाइड और कीटोन से हम एल्केन बना सकते हैं। देखो जैसे हमने कार्बोनिल समूह लिया, इसका अपचयन हम करवा रहे हैं सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड, जिंक अमलगम ZnHg। तो एक हाइड्रोजन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, ये जल कणु बाहर निकल जाएगा और कार्बन से आगे जुड़ गए 2 H, ये बन गया मेथिलीन। इसी प्रकार यदि हम कार्बोनिल समूह की रिएक्शन करें हाइड्रोजन से H2N NH2, तो ये जल कणु निकल जाएगा और कार्बन से आगे जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड N NH2, ये हो गया हाइड्रोजन। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। ये सोडियम एथोक्साइड जो है ये एथिलीन ग्लाइकोल में घुला हुआ होता है। इससे क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन आके कार्बन से जुड़ जाएंगे, यहां क्या बन जाएगा, मेथिलीन बन जाएगा। तो कार्बोनिल समूह का अपचयन सांद्र HCl और जिंक अमलगम से करें तो मेथिलीन बन रहा है, कहलाएगा क्लीमेंसन अपचयन। और यदि हाइड्रोजन और सोडियम एथोक्साइड के साथ करवाएं तो भी मेथिलीन बनेगा और अपचयन कहलाएगा वुल्फ-किसनर अपचयन। अब कुछ कीटोन की रिएक्शन है जिसमें एक है टोलेन परीक्षण। एल्डिहाइड जो है ये टोलन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है, ये रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है। इसमें क्या होगा, देखो टोलेन अभिकर्मक होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण। जब ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से तो ये होता है Ag2O, ये दोनों मिलकर Ag2O बनाएंगे। इसमें एल्डिहाइड जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा और टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा। सिल्वर जो है ये परगनली की दीवार के नीचे जमा हो जाएगी और उसी प्रकार चमकेगी जैसे शीशा चमकता है सनलाइट में। क्योंकि ये शीशा जैसा चमक जो है वो सिल्वर के कारण है, इसीलिए सिल्वर को रजत बोलते हैं, तो ये रजत उत्पन्न हो जाएगा। फिर रिएक्शन जो है वो है टोलेन के बाद है फेलिंग परीक्षण।
फेलिंग परीक्षण में क्या होता है कि वह एल्डिहाइड फेलिंग परीक्षण केवल एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके लाल भूरा अवक्षेप देते हैं। इसमें भी एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण होता है। फेलिंग जो विलयन है ये दो प्रकार का होता है, फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, फेलिंग बी रासेय लवण का सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलयन। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को रासेय लवण बोलते हैं। तो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों मिलकर बनाएंगे कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और कॉपर ऑक्साइड बदल जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में Cu2O और इसी का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। सवाल पूछ ले कि लाल भूरा अवक्षेप किसका प्राप्त होता है। थोड़ा सा बोर्ड अच्छे से इरेज करते हैं। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं जिसमें नंबर 1 है एल्डोल संघनन और दूसरी है केनी-0 अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया वे एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन तनुसार के साथ अभिक्रिया करके हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक देते हैं। इसी अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। जैसे एथेनॉल और एथेनॉल का दूसरा अणु, तो मैं हाइड्रोजन को अलग कर देता हूं। यहां हम लेंगे तनुसार जैसे डाइल्यूट NaOH, तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बंद ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन की तरफ, कार्बन जाएगा कार्बन के पास, तो ये हो जाएगा CH3, यहां है CH, ऑक्सीजन से आके जुड़ गया ये वाला हाइड्रोजन, बाकी CH2CH, CH2CH, ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक। अब इसका संघनन करेंगे तो एक OH यहां से एक H यहां से, जल कणु निकल जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 CH, या हाइड्रोजन निकल गई बना CH और आगे CH। अल्फा और बीटा पर डबल बॉन्ड है तो बन गया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। यदि एल्डोल संघनन हम अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में करवाएं तो हमें 4 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। जैसे एक हमने ले लिया एथेनॉल, एक हमने ले लिया एसीटोन, उस कंडीशन में हमें 4 प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। दूसरी जो रिएक्शन है वो है केनी-0 अभिक्रिया। ये जो केनी-0 अभिक्रिया है इसमें वे एल्डिहाइड और कीटोन भाग लेते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती है। अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड और कीटोन सांद्र सार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और अल्कोहल देते हैं, इसी हम केनी-0 अभिक्रिया कहते हैं। तो फर्क ये भी है, यहाँ तनु है और यहाँ सार होगा। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोनिल समूह के पास कार्बन भी नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, तो यहाँ 2 अणु भाग लेंगे, यहाँ कंसंट्रेट NaOH ले सकते हैं। इस रिएक्शन की डायरेक्ट ट्रिक ये है कि इसमें एक एल्डिहाइड तो बनेगा COONA कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, और दूसरा जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसकी जगह आप जोड़ दो CH2OH। मैग्नीशियम में जाना ही नहीं है तो H के साथ ये जोड़ दो HCOONA, और इस H के साथ CH2OH जोड़ोगे तो हो जाएगा CH3OH। तो एक एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अल्कोहल में अपचयन होता है। यदि हम ये एरोमेटिक एल्डिहाइड लें तो बेंजीन वाले से जुड़ा CHO और दूसरा बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ CHO, इनकी रिएक्शन अगर हम करेंगे तो वही होगा, एक CHO की जगह ले आओ CH2OH और दूसरे एल्डिहाइड की जगह ले आओ COONA। बस सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक आराम से कर सकते हैं। तो इसमें एक एल्डिहाइड की जगह COONA, दूसरी की जगह CH2OH। अब हम आते हैं इस चैप्टर के 3rd टॉपिक पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है
इसका जब हम नामकरण करेंगे तो आईपीसी नामकरण में जैसे मान लो एल्केन है तो उसके एंड में लगाएंगे ओइक अम्ल, तो हो जाएगा एल्केनोइक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को याद करने की ट्रिक की बात करूं तो यदि दो कार्बोक्सिलिक अम्ल सीधे जुड़े हुए हैं, याद करने की ट्रिक है ओम शगा, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में CH2 से जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल। दो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में दो मेथिलीन से जुड़े हुए हैं, मेथिलीन जोड़ते जाओ, ये मेलोनिक है, ये हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल। यदि तीन CH2 आ जाए तो ये हो जाएगा ग्लूटेरिक अम्ल, और यदि चार CH2 आ जाए तो ये हो जाएगा एडीपिक अम्ल। तो याद करने की ट्रिक क्या है, ओम शग्गा, OMSGA, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक एसिड। इनका नाम लिखेंगे तो एथेन 1,2 डायोइक अम्ल, प्रोपेन 1,3 डायोइक अम्ल। ठीक है, अब एल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं इनके निर्माण के ऊपर कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखें कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के होते हैं और उसके बाद किसके होते हैं, एल्कोहल के। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु परस्पर मिलकर द्वितीय अणु का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक और कुतनांक सर्वाधिक होते हैं। अब यदि हम अम्लता की बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की एसिडिटी की बात करें, तो यदि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हुए हैं यानी इलेक्ट्रॉन दाता तो अलग प्रभाव पड़ेगा, यदि माइनस प्रेरणिक प्रभाव वाले हैं यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही तो उनका अलग प्रभाव पड़ेगा। देखो इनका क्या इफेक्ट पड़ता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये चीज होती है C++OOH। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से हाइड्रोजन निकलता है तो इसमें क्या बचता है वापस, C++O और यहां बचेगा O-। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, यदि कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ हो जो नेगेटिव चार्ज अपने पास ले ले तो अम्लता बढ़ेगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज में कमी होगी, और यदि कोई ऐसा समूह है जो ऋणावेश में वृद्धि कर रहा है तो अम्लता घटेगी। तो यदि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह यहां जुड़े हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे, परिणाम स्वरूप ऋणावेश में वृद्धि होगी, अम्लता घटेगी। ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाले समूह जुड़े हैं, ये क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, नेगेटिव उनके ऊपर जाएगा, इस पर प्लस आएगा यानी ऋणावेश में कमी होगी, अम्लता बढ़ेगी। तो जैसे NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड जैसे समूह जुड़े हैं तो ये, और हेलोजन, तो ये अम्लता बढ़ाएंगे। बाकी एल्किल, एल्कोक्सी जैसे समूह, एल्कोहल जैसे समूह अम्लता घटाएंगे। जैसे यदि मैं कहूं एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक एसिड, इन दोनों में से अधिक अम्लीय कौन होगा, तो हम कहेंगे 100% फॉर्मिक अम्ल होगा। क्यों, क्योंकि एसिटिक अम्ल में एक मेथिलीन समूह है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, परिणाम स्वरूप ऋणावेश में कमी नहीं आएगी, ऋणावेश में वृद्धि होगी। और यदि मैं कहूं कि एक में जोड़ दूं यहां पर क्लोरीन और एक ओनली एसिटिक अम्ल है तो कौन अधिक अम्लीय होगा, ये वाला 1 क्लोरो एसिटिक अम्ल या 1 क्लोरो एथेनोइक अम्ल, सॉरी 2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल। अब ये क्यों होगा 2 क्लोरो एथेनोइक अम्ल वाला, क्योंकि इसमें क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, ऋणावेश में कमी होगी, अम्लता बढ़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें। अब यदि हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता की तुलना करें तो फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अनुनादी संरचना बनती है, मान लो एक ये है, सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो ऋणावेश है वो अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर है, जबकि फिनोल में ऋणावेश एक अनुनादी संरचना में ऑक्सीजन पर होता है, बाकी कम विद्युत ऋणी कार्बन पर होता है। तो फिनोल की अनुनादी संरचनाएं असममित है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाएं सममित है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक अम्लीय होगा। अब यदि हम बात करें अल्कोहल, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
फिनोल और एल्कोहल में अधिक अम्लीय फिनोल होता है, क्योंकि फिनोल में H+ निष्कासन के बाद बना फिनोक्साइड आयन अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है, जबकि एल्कोहल में H के निष्कासन से बना एल्कोक्साइड आयन अनुनाद नहीं दर्शाता। अब एल्कोहल जो है ये धातु से अभिक्रिया करता है लेकिन क्षार के साथ रिएक्शन नहीं करता, जबकि फिनोल धातु और क्षार दोनों के साथ रिएक्शन करता है। अब यदि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्षार, धातु और धातु बाइकार्बोनेट जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करता है, जबकि फिनोल नहीं करता। यदि आपको एल्कोहल और फिनोल में विभेद करना है तो फिनोल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, एल्कोहल नहीं करता है। यदि फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में विभेद करना है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है, फिनोल ये अभिक्रिया नहीं करता। अब यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन की बात करें तो कुछ रिएक्शन यहाँ इंपॉर्टेंट है। जैसे पहली रिएक्शन है कि यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना चाहें और ऐसी एल्केन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के बराबर हो तो उसके लिए रिएक्शन है वो है विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लें, H की जगह Na, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे NaOH और CaO का 3:1 में मिश्रण जो है वो होता है सोडा लाइम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करेगा, ये सारा चला जाएगा, 1 Na 2 Na, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 2 3 और R के साथ H जुड़ जाएगा, एल्किल समूह के साथ H जुड़ेगा तो एल्केन और ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट। एक तरीका तो ये है विकार्बोक्सिलीकरण। दूसरा है वो है कोल्वे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, एक बनाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, दूसरा बनाएगा सोडियम आयन। ये जाएंगे इलेक्ट्रोडों पर, एनोड जो है जिस पर प्लस होता है उस पर आएगा माइनस, ये आएगा कार्बोक्सिलेट आयन, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव। यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये बना लेगा RC11O, 6 हो जाएंगे 5, ये बन गया मुक्त मूलक। अब ये जो मुक्त मूलक है इसका समास विकर्णन होगा ऐसे, RC11O, एक ही ले रहा हूं मैं, ये बंद टूटेगा, समास विकर्णन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां एक एल्किल समूह के पास और ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा, R के पास आ जाएगा मुक्त मूलक, एल्किल मुक्त मूलक और साथ में बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विलयन में विभिन्न प्रकार के एल्किल मुक्त मूलक हैं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, एल्केन। जैसे R की जगह अगर CH3 लेंगे तो एथेन बन जाएगा। दूसरा जो कैथोड है वहां आएगी सोडियम धातु और यहाँ पर सोडियम आयन आएंगे, यहाँ अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, बना लेगा सोडियम धातु। ये सोडियम धातु जल के साथ रिएक्शन कर लेगी तो NaOH के साथ बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाने के ये 2 तरीके हैं। अब इसके अलावा यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्शन की बात करें, एक और रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की हेल-होलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। नेम वाली रिएक्शन है, आपको नहीं छोड़ना है। ये जरूर ध्यान रखें कि 4 नंबर का जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का पक्का सवाल आएगा, आप इसको नोट कर लें। तो रिएक्शन का नाम है हेल होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। हेल होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया में एल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हम करवाते हैं हेलोजन से और वो भी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। तो ये एल्फा कार्बन, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन है तो ये हेलोजन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगी, RCH एक हाइड्रोजन हट गया, वहां आ गई हेलोजन और आगे COOH, निकलने वाले हाइड्रोजन हेलोजन के साथ HX बना लेगी, ये बन गया एल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल होलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। तो यहां पर प्यारे बच्चों मैंने शॉर्ट टाइम में, क्योंकि एग्जाम तो सर पर है, ज्यादा ऐसे नहीं कि 3 घंटे का 2 घंटे का वीडियो बनाओ, घंटे भर का वीडियो बना के एक चैप्टर को हम कंसीडर करें, तो मेरा प्रयास ये रहा कि छोटे से टाइम में मैंने आपको ये चैप्टर कवर करवाया जिसमें 100% टॉपिक कवर है। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फायदेमंद हुआ है।
यदि आपके लिए फायदेमंद हुआ है तो वीडियो से ज्यादा लाइक करें, और चाहते हो कि दोस्तों के पास भी पहुंचे तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो। बिना शेयर करे दोस्तों को कैसे चला सॉरी बिना शेयर करे दोस्तों को कैसे पता चलेगा। और एक कंजूसी, यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको एग्जाम के बाद गरम गरम पेपर के आंसर चाहिए, तो वो मैं आपको एग्जाम अपने 4 का है और ठीक 1 बजे से पहले ही मैं आपको जो अपना केमिस्ट्री का बोर्ड पेपर है उसकी आंसर की आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम है केमिस्ट्री का और सभी बच्चों का ये होता है कि जैसे ही पेपर हो हम चेक करें अपने आंसर सही है या नहीं। तो 1 बजे से पहले आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर जो बोर्ड एग्जाम का पेपर है 12th केमिस्ट्री का 2026 का, वो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोज के साथ। धन्यवाद।